हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। सो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे अबाउट ट्रेडर्स और साथ में पढ़ेंगे अबाउट सिल्क रूट। उसके बाद वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट थिंग्स और लास्ट में हम पढ़ेंगे अबाउट पिलग्रिम्स एंड भक्ति। तो चलो फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं अपना चैप्टर ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। सबसे पहले जानेंगे अबाउट ट्रेडर्स। ट्रेडर्स कौन होते थे? ये वो लोग होते थे हु यूज्ड टू ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और वो अपने साथ कैरी करते थे कुछ अलग अलग गुड्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पोल्ट्री, गोल्ड, पेपर। और वो क्या करते थे? दे यूज टू कैरी दीज टू डिफरेंट लैंड्स। अलग अलग जगहों पर इन सामानों को लेकर जाते थे और वहाँ पर वो इसे बेचते थे। तो ये काम होता था हमारे ट्रेडर्स का, एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग गुड्स को लेकर जाना और वहाँ जाकर उसे सेल करना। बात करें साउथ इंडिया की, तो साउथ इंडिया हमारा फेमस था फॉर गोल्ड, पेपर एंड प्रेशियस स्टोन्स। तो इन सारी ही चीज़ों के लिए साउथ इंडिया वॉज फेमस। बात करें रोमन एम्पायर की, तो वहाँ पर जो पेपर था उसको वो लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे। दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इतना इंपॉर्टेंट था कि वो पेपर को क्या बोलते थे? ब्लैक गोल्ड। सो दे यूज टू कॉल पेपर इज ब्लैक गोल्ड। तो जो ट्रेडर्स यहाँ से जाते थे वो रोम में क्या लेकर जाते थे? गोल्ड ले जाते थे, पेपर जरूर लेकर जाते थे बिकॉज इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा प्रेशियस स्टोन्स वगैरह भी लेके जाते थे, और वो अलग अलग रूट से जाते थे। अगर वो सी से जाते थे तो बाय शिप जाते थे, या फिर बाय रोड भी वो ट्रेवल करते थे। और इसी वजह से ट्रेडर्स ने ही अलग अलग बहुत सारे रूट्स जो थे वो एक्सप्लोर किए थे अक्रॉस अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, ताकि वो अलग अलग जगह जा सके और वो अपने प्रोडक्ट्स वहाँ जाके सेल कर सके। तो ये तो हो गया अबाउट आवर ट्रेडर्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट। तो ये अलोंग द कोस्ट वाला कौन सा रीजन था? ये रीजन था सदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर थी लॉन्ग लॉन्ग कोस्ट लाइन। इसके अलावा वी हैड हिल्स, प्लेट्यूज थे और रिवर वैलीज थे। तो ये सब कहाँ था? ये था इन द सदर्न पार्ट। यहाँ पर वी हैड कावेरी which was the most fertile among बाकी सारे रिवर वैलीज। कावेरी वैली was the most fertile one। तो जो चीफ्स और जो किंग्स होते थे, जो ये रिवर वैलीज कंट्रोल करते थे और साथ में जो कोस्ट को कंट्रोल करते थे, वो काफी पावरफुल हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा होती थी, उनके पास वाटर होता था, साथ में वो कंट्रोल कर लेते थे, तो वो लोगों से टैक्स ले सकते थे। तो ये सारा कुछ जो भी चीफ्स या किंग्स करते थे, जो कंट्रोल करते थे रिवर वैलीज को या कोस्ट को, वो होते थे पावरफुल। इसके अलावा संगम जो पोएम है उनमें एक वर्ड मेंशन है जिसको बोलते हैं मूवेंदर। मूवेंदर एक तमिल वर्ड है और इसका मतलब होता है तीन चीफ। तो ये तीन चीफ कहाँ के थे? ये थे थ्री रूलिंग फैमिलीज ऑफ द साउथ, जो थी द चोलास, द चेरास एंड द पांड्यास। ये तीन फैमिलीज थी जो साउथ में रूल करती थी, द चोला, द चेरा एंड द पांड्या। ये पावरफुल बने थे इन साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर्स अगो। तो 2300 साल पहले जो हमारे साउथ इंडिया था, वहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट फैमिलीज कह लो या तीन इंपॉर्टेंट किंगडम्स कह लो, चेरा, चोला एंड पांड्यास। ठीक है, और इनके बारे में हमें कहाँ से पता चला? इनके बारे में हमें पता चला थ्रू संगम पोएम्स, जो मेंशन करती हैं वर्ड मूवेंदर। मूवेंदर तमिल वर्ड है, इसका मतलब होता है थ्री चीफ्स। तो थ्री चीफ्स कहाँ के थे? एक थे चोला एम्पायर, एक थे चेरा एम्पायर और एक थे पांड्या एम्पायर। ठीक है, अब देखो ये हर जो चीफ थे, यानी कि तीन चीफ थे एक एक के, तो हर चीफ के दो इंपॉर्टेंट सेंटर होते थे पावर के। एक होता था इनलैंड और दूसरा होता था अलोंग द कोस्ट। यानी कि हर चीफ के दो सेंटर हो गए, तो टोटल हमारे पास कितने सेंटर हो गए? तीन चीफ है। सो वी हैड टोटल 6 सिटीज। इसमें से जो दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटीज थी, एक थी कावेरी पट्टिनम जो कि था चोलास का पोर्ट, और दूसरा था मदुरई जो कि था पांड्यास का कैपिटल। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। दो जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट सिटीज थी, एक थी कावेरी पट्टनम और एक थी मदुरई। चीफ्स जो थे उनको टैक्सेस की फॉर्म में गिफ्ट्स देते थे लोग। इसके अलावा जब भी कभी वो मिलिट्री एक्सपीडिशन पे जाते थे, तो वहाँ से भी वो ट्रिब्यूट जो है कलेक्ट करके लाते थे। और ये सबका करते क्या थे? खुद रखते थे, फैमिलीज को देते थे, अपने फॉलोअर्स को देते थे, और बाकी एंड में थोड़ा बहुत अपने जो लोग थे उनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। इसके बाद ये तो हो गया हमारा सदर्न पार्ट का बात। अब हम नाउ विल टॉक अबाउट वेस्ट इंडिया। तो 200 साल पहले एक डायनेस्टी आई विच वॉज नोन एज सतवाहानास। ठीक है, ये थी पावरफुल डायनेस्टी इन वेस्ट इंडिया अराउंड 200 ईयर्स अगो। इसके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर थे वो थे गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी, वो और बाकी जो और रूलर्स थे सतवाहानास के, इन सबको साथ में क्या बोला जाता था? लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणपथ। लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणपथ, दक्षिणपथ का मतलब क्या हो गया? रोड लीडिंग टू द साउथ। तो ये कौन थे? ये थे हमारे वेस्टर्न इंडिया के पावरफुल डायनेस्टी जिसका नाम था सतवाहाना डायनेस्टी। ये वेस्टर्न इंडिया में थे, और इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे वो थे गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी, गौतमीपुत्र, और साथ में बाकी के और भी जो इनके रूलर्स थे उनको साथ में कहा जाता था लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणपथ। दक्षिणपथ का मतलब रोड लीडिंग टू द साउथ। तो ये तो हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स। नाउ वी विल लर्न एंड नो अबाउट द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट। सिल्क रूट हम सबने सुना होगा कहीं ना कहीं, तो आज हम उसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। सिल्क क्या था? सबसे पहले सिल्क था एक रिच, ग्लॉसी एंड स्मूथ, हाई वैल्यूड फाइबर। सिल्क कैसा था? रिच था, ग्लॉसी, स्मूथ और हाई वैल्यूड फाइबर था। इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू थी। रॉ सिल्क को एक्सट्रैक्ट किया जाता था कहाँ से? फ्रॉम कोकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म्स। उसके बाद इससे थ्रेड बनाया जाता था और बाद में इससे एक कपड़े में वोव कर दिया जाता था। तो ये जो पूरा प्रोसेस था, ये सबसे पहले किसने इन्वेंट किया? ये इन्वेंट किया था चाइना ने। सो चाइना वाज द फर्स्ट वन टू इन्वेंट सिल्क मेकिंग टेक्निक। ठीक है, तो ये चाइना ने इन्वेंट किया था। इसीलिए क्या होता था, जो ट्रेडर्स थे वो चाइना से जाते थे और वो अलग अलग जगह ट्रैवल करते थे, अपने साथ सिल्क लेके जाते थे। तो ये जो वो पाथ फॉलो करते थे जिसपे वो ट्रैवल करते थे, इसी पाथ को बोला जाता है सिल्क रूट। क्यों? क्योंकि वो सिल्क लेकर जाते थे, तो जिस पाथ पर जाते थे हम उसको बोलते हैं सिल्क रूट। वियरिंग सिल्क वॉज कंसिडर्ड अ फैशन। रिच लोग जो थे वो सिल्क पहनते थे बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड फैशन। वो बहुत डिमांड में था उस टाइम पर। और कुछ रूलर्स थे जो सिल्क रूट को कंट्रोल करते थे, तो वो क्या करते थे? वो टैक्स लेते थे इन ट्रेडर्स से, साथ में वो इनको प्रोटेक्शन देते थे रॉबर्स से, यानी कि कोई भी रॉबर्स आके उनको लूट नहीं सकता। तो इससे इनको प्रोटेक्शन मिलती थी, और इसके रिटर्न में वो क्या करते थे? वो इन रूलर्स को देते थे टैक्सेस। सो जो सबसे फेमस और बेस्ट नोन रूलर्स थे फॉर कंट्रोलिंग द सिल्क रूट,
वो थे हमारे कुशानास और इनके दो मेजर पावर सेंटर थे, एक था पेशावर और दूसरा था मथुरा। मथुरा के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कैसे ये एक इंपॉर्टेंट सिटी थी, इसके बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस थे। यहाँ पर बुद्धिस्ट के लिए भी इट वॉज इंपॉर्टेंट, साथ में फॉर कृष्णा डिवोटीज के लिए इंपॉर्टेंट थे, बहुत अलग अलग क्राफ्ट पर्सन्स थे। तो ये एक हमारी इंपॉर्टेंट सिटी थी। तो जो कुशानास थे दे वर वेल नोन फॉर कंट्रोलिंग द सिल्क रूट। कुशानास अमंग्स द अर्लीस्ट रूलर्स थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए थे। तो जो गोल्ड कॉइन इशू करने वाले रूलर्स थे उसमें जो अमंग्स द अर्लीस्ट थे उसमें हमारे कुशानास भी आते थे। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। सो जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट कुशाना रूलर थे ही वाज कनिष्का। उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी एक बुद्धिस्ट काउंसिल जहाँ पर स्कॉलर्स आए थे एंड दे डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर्स। साथ में कनिष्का के ही कोर्ट पोएट थे अश्वघोष और उन्होंने लिखी थी बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, जिसको हम बोलते हैं बुद्ध चरिता। तो बुद्ध चरिता किसने लिखी थी? अश्वघोष ने लिखी थी और वो थे कोर्ट पोएट किसके थे? कनिष्का के। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। नॉट टॉकिंग अबाउट महायाना बुद्धिज्म, तो ये एक नया फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म था जो डेवलप हुआ था उस टाइम पर और इसके दो डिस्टिंक्ट फीचर्स थे। जो अर्लियर स्टेज थी इसकी उसमें बुद्धा की जो प्रेजेंस थी वो कैसे शो की गई थी? थ्रू वेरियस साइंस एंड सिंबल्स। लेकिन लेटर ऑन क्या किया था? लेटर ऑन उन्होंने बुद्धा के स्टेचूज बनाए थे इन मथुरा एंड तक्षशिला। तो आपको ये पता होना चाहिए कि महायाना बुद्धिज्म क्या था। ये एक नया बुद्धिज्म फॉर्म था जो डेवलप हुआ था। नाउ एक और टर्म है जो हमें इस चैप्टर में दिया हुआ है विच इज बुद्धिसत्व। तो ये क्या होता है? तो देखो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने एनलाइटनमेंट अटेन कर लिया था और ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि आफ्टर अटेनिंग एनलाइटनमेंट वो क्या करेंगे? वो अकेले आइसोलेशन में रहेंगे और वहाँ पर वो मेडिटेट करेंगे। बट इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने आइसोलेशन में ना रहना और मेडिटेट ना करना प्रेफर किया। क्यों? क्योंकि ये दुनिया में रहकर लोगों को बुद्धिज्म के बारे में पढ़ाना चाहते थे, बताना चाहते थे और साथ में औरों की मदद करना चाहते थे। तो ये हुआ हमारा बौद्धिसत्व, यानी कि जिन लोगों ने एनलाइटनमेंट अटेन कर ली एक्सपेक्टेड था कि वो लोग अकेले आइसोलेशन में रहेंगे और मेडिटेट करेंगे, बट उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि वो वर्ल्ड में रहे, बाहर दुनिया में रहे और उन्होंने बाहर रहकर क्या किया? लोगों को टीच किया, लोगों को पढ़ाया अबाउट बुद्धिज्म और साथ में लोगों की मदद की। तो ये हो गया हमारा बौद्धिसत्व। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द क्वेस्ट ऑफ पिलग्रिम्स। तो पिलग्रिम्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम वो देखते हैं। पिलग्रिम्स वो मेन एंड वुमेन वो लोग होते हैं जो कि एक होली प्लेस पर जाते हैं। क्यों जाते हैं? टू ऑफर वर्शिप टू देयर डीटीज, जिनको वो मानते हैं देवता या देवी, उनको जाके वहाँ पे वो उनकी वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको हम कहते हैं पिलग्रिम्स। इंडिया में बहुत सारे पिलग्रिम्स आते थे फ्रॉम चाइना, जैसे कि फाइन, जुआनजांग, आइकिंग। तो ये कुछ पिलग्रिम्स हैं जो कि इंडिया में आए थे और ये कहाँ आए थे? दे विजिटेड द प्लेसेस दैट वर एसोसिएटेड विद लाइफ ऑफ बुद्धा। ठीक है, बुद्धा की लाइफ से जुड़े हुए जो जगह थे ये वहाँ आए थे, उन्होंने उन जगह को विजिट किया। ठीक है, और ये पिलग्रिम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि ये कुछ ना कुछ रिटन डॉक्यूमेंट छोड़ के जाते हैं अबाउट देयर ट्रेवल, कैसे उन्होंने ट्रेवल किया, कहाँ कहाँ गए, व्हाट दे एक्सपीरियंस्ड, क्या उन्होंने देखा। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत कुछ बताती हैं अबाउट द टाइम। सो इसीलिए पिलग्रिम्स लीव बिहाइंड नरेशन ऑफ द जर्नी, एडवेंचर एंड स्टोरीज। जो जुआनजांग थे वो जब वापस गए थे इंडिया से तो वो अपने साथ बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स ले गए थे और उन्होंने अपने बाकी की लाइफ क्या किया था? उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट्स को ट्रांसलेट किया था फ्रॉम संस्कृत टू चाइनीज। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक, तो हमने पिलग्रिम्स का क्वेस्ट ऑफ पिलग्रिम्स देख लिया। नाउ लेट अस नो अबाउट नालंदा। नालंदा क्या था? नालंदा थी मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, सबसे ज़्यादा फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी ये उस टाइम की। ये एक यूनिक सेंटर था ये ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। यहाँ पर बहुत सारे पिलग्रिम्स आते थे, बहुत टाइम तक रहते थे और यहाँ पर वो पढ़ाई करते थे। ये कहाँ लोकेटेड थी? ये लोकेटेड थी राजगीर में, जो कि है इन बिहार इन इंडिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नालंदा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री थी, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी और साथ में यहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे, रहते थे और पढ़ाई करते थे। ठीक, तो ये हमने नालंदा के बारे में जान लिया। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, द बिगिनिंग ऑफ भक्ति। तो भक्ति क्या होती है? भक्ति का मतलब होता है एक इंसान का डिवोशन टू हिज और हर चूजन डीटी, अपने चूजन देवता, अपने चूजन डीटी के लिए उनका जो डिवोशन होता है उसे ही हम बोलते हैं भक्ति। कोई भी भक्ति का पाथ फॉलो कर सकता है, इसमें देयर इज नो रोक टोक या कोई डिस्क्रिमिनेशन कि आप गरीब हो तो आप भक्ति नहीं कर सकते। गरीब, अमीर, राजा, स्लेव्स, हर कोई भक्ति कर सकता है। द आइडिया ऑफ भक्ति कहाँ प्रेजेंट किया गया है? इन भगवत गीता। तो भक्ति क्या हुआ? डिवोशन हुआ किसी का भी टुवर्ड्स द डीटी और कोई भी भक्ति प्रैक्टिस कर सकता है। अब हम बात करेंगे अबाउट द टर्म हिंदू। तो देखो वर्ड हिंदू, जैसे इंडिया वर्ड आया है फ्रॉम द रिवर इंडस, इसी तरह जो वर्ड हिंदू है ये भी इसी रिवर से डिराइव्ड है। और ये जो वर्ड था हिंदू, ये कौन यूज करते थे? ये यूज करते थे अरब्स एंड ईरानियंस। और ये किसके लिए रेफर करते थे इस वर्ड से? ये रेफर करते थे उन लोगों को जो रहते थे ईस्ट ऑफ द रिवर इंडस। तो उन लोगों को रेफर करने के लिए यूज करते थे वर्ड हिंदू का और इस तरह ये वर्ड हिंदू आया। हिंदू और इंडिया दोनों ही वर्ड आए हैं हमारे रिवर इंडस से। तो ये हमने जान लिया अबाउट द वर्ड हिंदू। साथ में हमने देख लिया भक्ति, नालंदा, अलग अलग पिलग्रिम्स क्यों आते थे और साथ में हमने देखा अबाउट सिल्क रूट। तो ये पूरा चैप्टर हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल फॉर्मेट में कवर कर लिया है। तो अब आपका ये पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से कवर हो गया है। एक बार लेक्चर लेने के बाद बुक से पढ़ लेना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बाकी एस्पिरेंट्स के साथ। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।